हेलो एवरीबॉडी। आज का हम लोगों का एजेंडा है डिस्कशन का। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आप लोगों को टाइम टू टाइम यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ते रहना है, मेरे को सुनते रहना है। ओके, तो आज हम लोग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्कशन को स्टार्ट एंड फिनिश करेंगे। अब इसको अगर पढ़ना हो तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी किसको बोलते हैं और डिस्क्लोजर किसको बोलते हैं, बिकॉज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो आइए डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी किसको बोलते हैं। क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसी? एक वर्ड में अगर बोले तो एन अकाउंटिंग पॉलिसी इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंट्स के जो नियम होते हैं ना, उसको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। एंड द बेसिक, अगर थोड़ा और इसको इलैबोरेट करें तो अकाउंटिंग पॉलिसी इज दैट स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल and method of applying that principle which is adopted by an entity in order to prepare and present the financial statements। मतलब आपको अपना बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो वगैरह बनाने के लिए अकाउंट्स के जिस नियम को और उस नियम को अप्लाई करने का जो मेथड वगैरह होता है उसको आपका अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाएगा। मतलब आपने बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो बनाने के लिए जिस प्रिंसिपल को यूज किया वो प्रिंसिपल ही आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है। उस प्रिंसिपल के अंदर मेथड भी आता है। अब मान लो मैंने आपको बोला कि हमारी बैलेंस शीट में स्टॉक है और हमने स्टॉक को वैल्यू करना है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे। तो ये अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, भाई माई इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। And then how the cost is determined? The answer is cost is determined using first in first out principle। तो अगर मैं एक साथ बोलूं कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर एंड कॉस्ट इज मेजर्ड यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, तो ये पूरा मेरा एक अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया। तो इट्स नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द मेथड ऑफ अप्लाइंग दैट प्रिंसिपल। दोनों को कंबाइन कर दो तो दैट बिकम्स योर अकाउंटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट, एक एंटिटी को क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना पड़ता है? आंसर इज नो। जितने वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस रहेंगे उतनी सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज रहेगी। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने के लिए आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चाहिए, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको एक अकाउंटिंग पॉलिसी चाहिए, स्टॉक वैल्यू करने के लिए आपको एक अकाउंटिंग पॉलिसी चाहिए। तो हर अलग अलग एपिसोड को या टॉपिक को हैंडल करने के लिए आपको अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी चाहिए। तो ठीक है, एंटिटी अपना अपना अकाउंटिंग पॉलिसी उनको जैसा जैसा चाहिए वो लोग सेलेक्ट करता है। अब उनको सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए वो हम लोग इन द टाइम्स टू कम डिस्कस करेंगे। अब आइए सेकेंड वर्ड, जो इस एज का सेकेंड वर्ड है वो है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, लोगों को बताना। भाई हम कहीं से कुट के आए, पिट के आए, किसी ने मारा मेरे को, आके माँ बाप को बता दी कि भाई किसी ने मेरे को मारा, दैट इज डिस्क्लोजर। या मैंने किसी को ठोक दिया स्कूल में तो मैं आकर के माँ बाप को बता, भाई मैंने उसको पीट दिया, अब उसके माँ बाप शिकायत करने आएंगे, आप मैनेज कर लो। सो द आइडिया टू डिस्क्लोज इज टू इन्फॉर्म। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का बेसिक मतलब हुआ कि हमने अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया मुझे उसका डिस्क्लोजर करना है। उसको लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हम लोगों को कुछ गाइडलाइंस देगा, वो हम लोग अभी पढ़ने के लिए बैठे हैं। नाउ कम्स द थर्ड टॉपिक, और वो कहता है कि भाई दो अगर अलग अलग एंटिटी है, से फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एंटिटी कॉल्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो पेट्रोलियम और सिम कार्ड बेचता है, एंड देयर इज अनदर एंटिटी कॉल्ड टाटा स्टील लिमिटेड जो स्टील बना करके बेचता है। अब दोनों का बिजनेस एकदम ही अलग अलग है, दोनों का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो दोनों का अकाउंटिंग पॉलिसीज का सारा अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम रहेगा? द आंसर इज नो, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं तो मेरे को ट्यूशन फीस रिकॉग्नाइज करना है, तो मैं बोलूंगा मैं ट्यूशन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ट्यूशन फीस रिकॉर्ड करूंगा अपने P&L में, या जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा हम वैसे वैसे ट्यूशन फीस रिकॉर्ड करेंगे। अब रिलायंस पेट्रोल बेचता है तो उसका अकाउंटिंग पॉलिसी मेरे से अलग होगा ना यार। हम सर्विस में है, वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में या कमोडिटी में है। तो दो अलग अलग एंटिटी का अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होगा ये पॉसिबल नहीं है।
और ये AS1 खुद ही बोलता है कि टू एंटिटीज ऑपरेटिंग इन टू डिफरेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू हैव सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आप दिमाग में एकदम क्लियर रखिए, आप जब रिलायंस का बैलेंस शीट पढ़ेंगे, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे, आपको एकदम ही डिफरेंट नजर आएगी। और आप अगर टाटा स्टील का अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे तो वो एकदम अलग नजर आएगा। और कोई कोई एस्पेक्ट पे अगर उन दोनों की पॉलिसीज सेम भी रहती है तो हो सकता है सेम होगा, बट बेसिकली आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जम्मू एंड कश्मीर में जहां बहुत जोर ठंडा पड़ता है और कलकत्ता जहां पे एनवायरनमेंट हमेशा ह्यूमिड रहता है, लोग एक जैसा कपड़ा पहनेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। अब आइए अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फोर्थ टॉपिक पे। और ये फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर सेम ट्रायल बैलेंस मैं रमेश को दूं और राजेश को दूं, और रमेश को बोलूं तुम ये अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग इसको फॉलो करके बैलेंस शीट P&L बनाओ, और राजेश को बोलूं तुम डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके P&L बनाओ, तो क्या तुमको लगता है कि दोनों का नेट प्रॉफिट का आंसर सेम आएगा? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। अब कोई स्टॉक का वैल्यूएशन ही फीफो पे करता है, कोई वेटेड एवरेज पे करता है, तो स्टॉक का आंसर ही अलग आ जाता है। स्टॉक का आंसर अलग आया तो प्रॉफिट के आंसर अलग आएंगे, बैलेंस शीट अलग आएगी। तो एक चीज क्लियर दिमाग में रखिएगा कि दो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे तो उनके रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट। और क्योंकि उनके रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट, तो इंस्टीट्यूट को यह लगा, AS1 में उन्होंने बोला कि भाई प्लीज तुम अपना अपना अकाउंटिंग पॉलिसी, जिस किसी अकाउंटिंग पॉलिसी के बेस पे तुमने P&L बनाया, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, बैलेंस शीट बनाई, तुम उसको डिस्क्लोज कर दो। क्योंकि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी से डिफरेंट आंसर आता है, तो तुम्हारा आंसर जिस अकाउंटिंग पॉलिसी से आया है तुम उसको डिस्क्लोज कर दो। तो कोई बोलता है ना कि डिस्क्लोजर की जरूरत क्या है, तो मेरा एक ही आंसर है कि भाई डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यील्ड डिफरेंट रिजल्ट्स, सो योर रिजल्ट must have been arrived at by X set of accounting policies. So please disclose your X set of accounting policies. हमको disclose कर दो, बाकी हम समझ लेंगे। अब आइए हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको 3 नाम देता हूं, ऑडिटर की, शेयर होल्डर्स की जो ओनर होते हैं, या मैनेजमेंट की, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हम लोग जानते हैं जिनको, या जिनको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बोलिए भाई, जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या ऑडिटर अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करता है, शेयर होल्डर अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करता है, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन करता है? द आंसर इज मैनेजमेंट सिलेक्शन करता है। जिसकी बैलेंस शीट बनाने की जिम्मेदारी होती है उसी की अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन की जिम्मेदारी होती है। AS1 ने सिर्फ इतना बोला कि बॉस अगर आपका अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, इम्प्रॉपर हुआ, AS1 बोलता है, तो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी ट्रू एंड फेयर नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? द आंसर इज द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सेलेक्टेड वेरी प्रॉपरली, वेरी जुडिशियसली, वेरी रैशनली, सो दैट आप उन अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर। अकाउंटिंग पॉलिसी का काम क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आपका काम हेल्प करेगा। तो उन अकाउंटिंग पॉलिसीज को जिसको तुमने प्रॉपरली सिलेक्ट किया है उसको फॉलो करके जब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेगा। तो एक ही बात इंस्टीट्यूट ने बोला कि प्लीज सेलेक्ट योर अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉपरली सो दैट योर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू? द आंसर इज जो जैसा है उसको वैसा दिखाओ और जो जितना है उसको उतना दिखाओ। जो जैसा है उसको वैसा दिखाओ। सैलरी है तो सैलरी बोलो, उसको बिल्डिंग क्यों बोल रहे हो? और सैलरी अगर 5 लाख की है तो 5 लाख बोलो, उसको 3 लाख क्यों बोल रहे हो? तो अगर आप सैलरी को सैलरी बोलते हो और 5 लाख को 5 लाख बोलते हो तो आप ट्रू एंड फेयर हो। एकदम सिंपल वर्ड्स में ट्रू एंड फेयर का डेफिनेशन मेरी तरफ से यही है। अब इंस्टीट्यूट ने AS1 में बोला कि प्लीज अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन प्रॉपरली करो सो दैट योर फिनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू। अब मेरा एक और टेक है छोटा सा कि ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे आता है।
क्या क्या चीज हम लोग ध्यान रखें जब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, जब अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करें तो फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे देगा। इसके लिए हमको क्या करना है? तो इसका एक सबसे एकदम जिसको बोलते हैं ना बेस्ट आंसर है, और वो क्या है कि सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो जो लिखा हुआ है वैसे अपना अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर लो, फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बनेगा ही बनेगा। आपने इंस्टीट्यूट के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ कि उन्होंने जो एएस बनाया उसके हिसाब से मेरी पॉलिसी का सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बन जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ ये बात लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको ये 3 बातें और लिखनी पड़ेगी जो AS1 में लिखा हुआ है। क्या कि ट्रू एंड फेयर व्यू अगर लाना है 3 रूल फॉलो करना है। क्या क्या 3 रूल है? बोर्ड पे देखते रहिए। पहला रूल सब्सटेंस ओवर फॉर्म, दूसरा रूल मटीरियलिटी, और तीसरा प्रूडेंस। इंडिविजुअली अगर हम इनको एक्सप्लेन करें, अच्छा फिर से एक बात बोलता हूं, ये 3 रूल फॉलो करके, ये 3 रूल क्या नाम? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटीरियलिटी, प्रूडेंस। ये 3 रूल फॉलो करके अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन करोगे तो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो ट्रू एंड फेयर बनेगा। तो ट्रू एंड फेयर के लिए ये 3 रूल फॉलो करना है, दैट्स इट। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या बोलता है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन का, देखो मैं एकदम इजी लैंग्वेज में बोलता हूं, सब्सटेंस का मतलब होता है व्हाट इज द फैक्ट, जो सच है ना उसको सब्सटेंस बोलते हैं। और फॉर्म का मतलब होता है वो जैसा दिखाई दे रहा है। तो कई बार क्या होता है, जो चीज जैसा होता है ना वो वैसा ही दिखता है। अब जो जैसा होता है अगर वैसा ही दिख रहा है ना, दैट मीन्स सब्सटेंस एंड फॉर्म आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। ठीक है, सब्सटेंस एंड फॉर्म अगर एक दूसरा को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा ना तो ये एस उसको लेकर के कुछ नहीं बोलता है। आप सब्सटेंस का फॉलो करो या फॉर्म को फॉलो करो, द आंसर विल बी सेम बिकॉज सब्सटेंस एंड फॉर्म आर सेइंग द सेम थिंग। But wherever, mind these words, very important, wherever substance of a transaction and form of the transaction is contradicting each other. Substance बोलता है अभी शाम है, फॉर्म बोलता है शाम कहां है यार, मेरे को तो उजाला दिख रहा है, मेरे को तो लाइट दिख रही है। अरे लाइट जो दिख रही है वो बल्ब की लाइट है, ट्यूब लाइट से लाइट हो गई है। अभी इस रूम में देखो शाम को हम लोग बैठे हुए, अब यहां पे लाइट है तो तुम बोलेगा दिन है, बाहर निकल के देखो तुमको शाम दिखाई देगा। तो आइडिया इज, अगर सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन और फॉर्म ऑफ द ट्रांजैक्शन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो आपको सब्सटेंस के हिसाब से बैलेंस शीट बनानी है, फॉर्म को इग्नोर करना है। फॉर्म इज मीनिंगलेस व्हेन सब्सटेंस एंड फॉर्म आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, सब्सटेंस इज इंपॉर्टेंट। तो आप प्लीज अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन करते वक्त सच को सच बोलने का हिम्मत रखो। आप जो सोचते हो लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग सच के हिसाब से आपकी बैलेंस शीट देखना चाहते हैं। प्लीज अपनी बैलेंस शीट में सब कुछ सच बताओ, और वही तो ट्रू एंड फेयर है। आइए अगला पॉइंट का डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज मटीरियलिटी। क्या कहता है मटीरियलिटी? मटीरियलिटी कहता है कि जो मटीरियलिटी का दूसरा नाम रेलेवेंस भी है। आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहां पे मटीरियलिटी के बगल में देखिए एक वर्ड लिखा रेलेवेंस। मटीरियलिटी का आइडिया क्या है कि कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, रिपीट, कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो उसकी जानकारी यूजर्स को जरूर होनी चाहिए। तो आप भी जब अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करते वक्त बैठो, मैनेजमेंट को बोला गया कि आप जब अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन करें तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें कि हर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अगर वो रेलेवेंट है, अगर वो डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर को इन्फ्लुएंस करता है, अगर वो मटीरियल इंफॉर्मेशन है, तो उसको अलग से डिस्क्लोज कर दो ना। अगर आप डिस्क्लोज कर दोगे तो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बनेगा, ऐसा AS1 का मानना है। तो मटीरियल इंफॉर्मेशन को अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, ये AS1 का बोलना है। और रिपीट, मटीरियल इंफॉर्मेशन बोलते किसको है? वो इंफॉर्मेशन जो लोगों की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, अब मैं आपको ना शेड्यूल 3 की बात सुनाता हूं। शेड्यूल 3 में आप देखेंगे कि कैसे बहुत सारे साइज बेस्ड मटीरियल इंफॉर्मेशन को
डिसाइड किया गया कि भाई ये देखो ये एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है, इसको अलग से दिखाना है। और हम एक बात और बोलेंगे कि मटेरियल इंफॉर्मेशन जो होता है ना, वो खाली साइज के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता है। कई बार बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं विच आर नॉट वेरी बिग इन साइज बट दे आर सो इंपॉर्टेंट बाय देयर नेचर कि उनको हम लोगों को मटेरियल बोलना पड़ता है। तो मटीरियलिटी नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन साइज बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर। ओके, अब आइए साइज वाइज 2-3 तो मटेरियल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। एक देखिए 2 नंबर में, एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शेयर होल्डर एक कंपनी में 5% से ज्यादा की इक्विटी होल्ड करता है तो शेड्यूल 3 बोलता है उसका नाम और उसके पास कितना % स्टेक है उसको अलग से आपको नोट्स ऑन अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। तो साइज बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं हुआ क्या? या फिर एक और इंफॉर्मेशन देखिए कि अगर कोई आइटम ऑफ इनकम या एक्सपेंस एक्सीड्स 1% ऑफ द टर्नओवर और ₹1 लाख विच एवर इज हायर, यहां पे ₹10 लाख हो गया, वो जीरो थोड़ा गलत बैठ गया, ₹1 लाख है। अगर कोई आइटम ऑफ इनकम या एक्सपेंस 1% ऑफ टर्नओवर या 1 लाख विच एवर इज हायर से बड़ा है तो उस आइटम को हम लोग बोलेंगे ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है, अलग से डिस्क्लोज करना है। ये शेड्यूल 3 में आप लोग पढ़ेंगे। और एक आइटम और देखिए, लॉस ड्यू टू फ्रॉड, चाहे 5,000 रुपया का ही फ्रॉड से लॉस हुआ, फ्रॉड का नेचर ऐसा है कि इसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो AS1 कहता है कि अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लाना है, 3 रूल फॉलो करना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मैंने समझाया, मटीरियलिटी मैंने समझाया। अब आता है प्रूडेंस। प्रूडेंस का सिंपल सा आइडिया है कि भाई अगर कोई लॉस आप एंटिसिपेट करते हो बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, अगर आप कोई प्रॉफिट एंटिसिपेट करते हो तो बुक्स में रिकॉर्ड मत करो। इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड टू डेटर्स, इसको तो बुक्स में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन प्रोविजन विच वी आर गोइंग टू रिसीव, डिस्काउंट विच वी आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर्स, उसका प्रोविजन हम लोग इनकम के रूप में नहीं बनाते। सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वी रिकॉर्ड, बट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स वी डोंट रिकॉर्ड। सो द आइडिया इज सिंपल, अगर कोई नोन लायबिलिटी या नोन लॉसेस है उसका तो प्रोविजन बनाइए, लेकिन अगर कोई इनकम आपको लगता है कि आपको हो सकता है तो उसके अर्न होने का वेट कीजिए, उसके बाद ही उस इनकम को रिकॉर्ड कीजिए। सो मैं क्लोज करता हूं ये वाले डिस्कशन को कि भाई सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसा होना चाहिए जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बने। ट्रू एंड फेयर बनाने के लिए 3 रूल इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटीरियलिटी और प्रूडेंस। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक में, एक मिनट मुझे आ गया। सो अगला टॉपिक में 6 नंबर टॉपिक आ गया ना। अब एक बार मैं पीछे जाकर के देखूं, पीछे में 5 नंबर टॉपिक तक हो गया था ना अपना। Yes, ठीक है। Now let me go to our 6th topic, and what is that? Why it is not changing? Yes. रख दीजिए वहां पे। सो AS1 का अगला टॉपिक है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। क्या होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस? पहले इसका आइडिया लीजिए। कितने तरह के फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं उसका डिस्कशन करेंगे और उनका मीनिंग डिस्कस करेंगे। AS1 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का मतलब हुआ वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैं रिपीट करता हूं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ऑलमोस्ट हर कोई फॉलो करता है। मतलब कोई भी एंटिटी जो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है ना, आप ये मान के चलो कि वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो करता है। बिकॉज बाय नेम इटसेल्फ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब ही होता है कि भाई
ये वो पॉपुलर रूल्स हैं जिनको हर कोई फॉलो करता है। आइए डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कितने तरह के होते हैं। बोर्ड पे देखते रहिएगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन 3 तरह के होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। सर मतलब क्या है? मतलब है कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल ये 3 ऐसे रूल हैं, ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल हैं कि हर वो एंटिटी जो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो इन 3 रूल को पक्का फॉलो करती है। गोइंग कंसर्न क्या होता है? द आंसर इज, एक एंटिटी जो भी अपना बिजनेस चलाती है वो हमेशा यही सोच के चलाती है कि भाई मेरा बिजनेस फॉरएवर रन करेगा और आने वाले टाइम पे हम अपने ऑपरेशन को, वॉल्यूम को, काम को कम नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखोगे कि बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को असेट में दिखाते हैं, बट P&L में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस बोल के दिखाते हैं। क्यों? बिल्डिंग खरीदने में मेरा पैसा लगा 5 लाख रुपया, सैलरी देने में भी मेरा 5 लाख रुपया लगा। दोनों में तो मेरा तो पैसा लगा 5 लाख, पर सैलरी को हम PL में क्यों दिखा रहे हैं और बिल्डिंग को हम बैलेंस शीट में क्यों दिखा रहे हैं? 5 लाख तो दोनों में लगा। द आंसर इज, बिल्डिंग को हम फ्यूचर में यूज करेंगे। तो हम फ्यूचर में यूज करेंगे मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हम भी फ्यूचर में जिंदा रहेंगे। दैट मीन्स आई व्यू माई सेल्फ, आई कंसिडर माई सेल्फ एज गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज स्ट्रिक्टली अबाउट योर अकाउंटिंग पॉलिसी। AS1 बोलता है कि एक एंटिटी से ये एक्सपेक्टेड है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी को, एक बार जिस अकाउंटिंग पॉलिसी को उसने अडॉप्ट कर लिया, वो ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली उस अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करेगा। और लोग ऐसा करते भी हैं, और लोग ऐसा करते हैं इसलिए सामने वाला लोग ऐसा मानता भी है कि भाई हाँ ये तो ऐसा रूल है जिसको हर कोई फॉलो करता है, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अब अगर आप पूछेंगे कि सर मेरे को अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज करना पड़ा तो, आंसर इज, चेंज करना अगर पड़ेगा तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखा हुआ है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इसको बदल ही नहीं सकते। कंसिस्टेंसी का मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप कंसिस्टेंट रहो, बट अगर बदलने का जरूरत ही पड़ गया तो फिर बदलेंगे भी ना। अब बदलेंगे कैसे, बदलेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, दैट इज द डिस्कशन, वी विल डू दैट। नेक्स्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्या होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट? P&L बनाने में अक्रूवल कॉन्सेप्ट यूज होता है। होता क्या है? द आंसर इज, कोई भी इनकम हम तब तक P&L में नहीं लिखेंगे जब तक वो इनकम अर्न नहीं हो जाता। अर्न हम कमा नहीं लेते। कोई भी एक्सपेंस हम तब तक P&L में नहीं लिखेंगे जब तक वो इनकर नहीं हो जाता। मतलब एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द P&L ओनली व्हेन इट इज इनकर्ड, इनकम विल बी रिकॉर्डेड इन द P&L ओनली व्हेन इट इज अर्नड। पैसा मिलना और पैसा देना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट इज नॉट रेलेवेंट सो फार एज P&L इज कंसर्न। अक्रूवल इज रेलेवेंट। एक्सपेंस का इनकर होना, इनकम का अर्न होना, ये। अब जैसे तुम लोग मेरे को ट्यूशन फीस देते हो और आप एडवांस में देते हो और हम फिर धीरे धीरे करके ट्यूशन आपको पढ़ाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका जब ट्यूशन फीस मेरे को मिला, हम थोड़ी उसी वक्त इसको उसको इनकम बोलते हैं। उस वक्त वो रिसीव हुआ मेरे को, मेरे PL में नहीं जाता, वो मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन जाता है। सो P&L बनाते समय अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। और ये 3 रूल आपको क्या बोला जा रहा है, सुनिए, ये 3 रूल फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। मतलब इस 3 रूल को हर एंटिटी फॉलो करता है जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता है। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, AS1 का क्या बोलना है? AS1 का बोलना है कि अगर आप ये 3 रूल फॉलो कर रहे हो तो आपसे तो एक्सपेक्टेड भी है ना आप ये 3 रूल फॉलो करोगे, बिकॉज दे आर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो आपको इसको अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि हम गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं, हम अक्रूवल फॉलो कर रहे हैं ना, मत डिस्क्लोज करो, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये तो आप फॉलो करोगे ही। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तब डिस्क्लोज करो। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions are being followed, don't disclose it, no need. But if they are violated, then your notes on accounts must contain a disclosure that falana fundamental accounting assumption has not been followed while preparing our financial statements. Interesting? आइए नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बोल रहा था कि कंसिस्टेंसी इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। और मैं क्या बोल रहा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। बट उसी वक्त मैंने एक बात बोला कि अगर मेरे को बदलने का जरूरत पड़ गया तो AS1 बोलता है, ये बात AS5 में भी पढ़ोगे, AS1 बोलता है कि अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बदलना है, इजीली नहीं बदला जाएगा। इट कैन ओनली बी चेंज्ड व्हेन द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बाय ए स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब लॉ, और फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब अगर कोई नया AS आया और नया AS बोला आपको इस चीज का ट्रीटमेंट ये करना पड़ेगा, और पहले आप कुछ और करते थे, तो पहले अगर आप कुछ और करते थे तो आपको तो बदलना पड़ेगा ना जी, नहीं तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS के हिसाब से नहीं बनेगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को AS के हिसाब से बनाना पड़ता ही, आप अभी सुन के रख लीजिए। तो अगर कोई AS बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी बदलो तो बदलना है, कोई लॉ बोलता है बदलो तो बदलना है। और अगर आपको लगता है आपका पुराना अकाउंटिंग पॉलिसी से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर नहीं बन रहा था, तो क्या करना होगा, आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। अब 4 बात सुनिए, अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना है, पहला बात, चेंजेस आर अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। क्या मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली? बिगिनिंग से जाकर के, पहला दिन जब कंपनी बना तो आप जो नया वाला अकाउंटिंग पॉलिसी है वो अगर शुरू से फॉलो करते तो आज के दिन उस असेट लायबिलिटी का वैल्यू क्या होता। मान लो ओल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी से आपकी असेट का वैल्यू था 40 करोड़ रुपया, नया अकाउंटिंग पॉलिसी से रेट्रोस्पेक्टिवली जब हम उस असेट का वैल्यू करके लाए तो उसका वैल्यूएशन आ रहा है मान लीजिए 38 लाख रुपीस। अब आपको 38 लाख में उस असेट को बैलेंस शीट में लिखना है रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज ला करके, और जो 2 लाख का डिफरेंस आया दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंपॉर्टेंट चीज क्या सुने, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, एंड जो भी उस चेंज का इंपैक्ट आता है असेट लायबिलिटी के ऊपर और कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर आना चाहिए। लेकिन इतने से काम कंप्लीट नहीं होगा, तो सर और क्या करना पड़ेगा, बोर्ड पे देखते जाइए। पहला, द फैक्ट ऑफ द चेंज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, नोट्स ऑन अकाउंट्स में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, द अमाउंट बाय विच द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंपैक्टेड शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड। हम लोग इसको इजी लैंग्वेज में बोलते हैं, द फैक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ द चेंज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। तीसरा, अगर मान लीजिए, अच्छा और एक चीज बोलते हैं, ये जो इफेक्ट का डिस्क्लोजर होता है ना अमाउंट वाला, वो सिर्फ तभी डिस्क्लोज करना पड़ता है अगर वो इंपैक्ट मटीरियल हो। इमटीरियल इंफॉर्मेशन को इंस्टीट्यूट डिस्क्लोज करने से मना करता है, बोला मत करो यार, झूठ-मूठ का इतना सारा डिस्क्लोजर करोगे, झूठ-मूठ का एक बड़ा सारा पुलिंदा बन जाएगा। सो इंपैक्ट का डिस्क्लोजर आप तभी करेंगे अगर वो इंपैक्ट मटीरियल हो। ओके, सो मैं रिपीट करता हूं, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली इंपैक्टेड होगा, अप्लाइड होगा। चेंज से जो भी असेट लायबिलिटी का चेंज होगा उसमें चेंज करके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज P&L में लाना होगा। चेंज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बोथ फैक्ट एंड इफेक्ट। नेक्स्ट, अगर वो इफेक्ट अनएसेटेनेबल हो, डी नंबर पॉइंट को नोटिस करिएगा, अगर वो इफेक्ट अनएसेटेनेबल हो, तो इफेक्ट अगर अनएसेटेनेबल है तो आप अमाउंट तो डिस्क्लोज कर नहीं पाएंगे क्योंकि अमाउंट तो निकल नहीं पा रहा है। तो क्या करें, द आंसर इज कम से कम फैक्ट तो डिस्क्लोज करो, उसको मत छुपाओ। और एक इंपॉर्टेंट बात कि कई बार क्या होता है कि कोई चेंज हम लोगों ने किया, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो बहुत ज्यादा मटेरियल इंपैक्ट नहीं लाता, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि वो अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल इंपैक्ट लाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि करंट ईयर में आप फैक्ट कोई डिस्क्लोज नहीं करेंगे, द फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन एनी केस। तो चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर के देखिए कितना सारा बात इंस्टीट्यूट ने AS1 में बोला, और ये सारा बात AS5 में भी आपको दोबारा पढ़ने मिलेगा। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, क्या कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी, आई मीन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या हम जब कोई चीज का डिस्क्लोजर कर देते हैं, टॉपिक का नाम सुनिएगा, तो क्या मेरा रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उससे रेक्टिफाइड हो जाता है? मतलब ये बोलना चाहता है कि अगर मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय मैंने कोई गलती कर दिया, रॉन्ग, ट्रू एंड फेयर नहीं है, और हम बाहर निकल के नोट्स ऑन अकाउंट्स में ये बोल दिया भाई मैंने ये गलती कर दिया,
तो क्या ये सफिशियंट माना जाएगा? द आंसर इज नो. डिस्क्लोजर इज नॉट ए रेमेडी टू द रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. डिस्क्लोजर से गलती सुधारा नहीं जा सकता, गलती को तो सुधार के ही सुधारा जाएगा. सो AS1 बोलता है कि डू एवरीथिंग ट्रू एंड फेयर, प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ए ट्रू एंड फेयर मैनर, और उसके बाद सब कुछ डिस्क्लोज करो सो दैट लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ पाए. प्लीज ये मत सोचो कि भाई किसी को थप्पड़ मार दिया और सॉरी बोल दिया तो चल जाएगा, नहीं, उसका सजा मिलेगा आपको. सिमिलरली आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रॉन्ग बनाते हो तो ऑडिटर आपके ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है. आप डिस्क्लोज कर दिए, मान लो आपने क्या किया, सारा असेट का 100% डेप्रीसिएशन, कोई भी बिल्डिंग प्लांट मशीन कुछ भी खरीदा, बोला 100% डेप्रीसिएशन, हम तो डिस्क्लोज कर दिए, तो इसका मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बन गया? नो, योर प्रॉफिट्स आर ग्रॉसली अंडरस्टेटेड, योर असेट्स आर ग्रॉसली अंडरस्टेटेड. तो हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर? दे आर नॉट. इवन दो यू डिस्क्लोज देम, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर नहीं माना जाएगा. तो सिंपल आंसर क्या हुआ कि डिस्क्लोजर इज नॉट ए रेमेडी टू द रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. आ रहा है समझ में? आइए नेक्स्ट टॉपिक, 9th and 10th दो ही टॉपिक बचा. लेट अस कम टू द 9th टॉपिक. क्या है ये टॉपिक? एग्जाम्पल्स ऑफ एरियाज वेयर पीपल फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. ये सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, कुछ लोग स्टॉक का कॉस्ट फीफो पे निकालते हैं, कुछ लोग वेटेड एवरेज पे निकालते हैं. वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कुछ लोग कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं, कुछ लोग रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं. मतलब इंस्टीट्यूट ने खाली ये बोला है कि भाई ये सब कुछ एरिया है जहां पे डिफरेंट एंटिटीज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करती है, प्लीज देख लो. Valuation of investments, treatment of retirement benefit of employees. So these are some of the places where people follow different accounting policies. तो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अगर अलग अलग एंटिटी फॉलो करती है तो कोई बड़ा बात नहीं है, बट दोनों एंटिटी को ये कोशिश करना चाहिए कि उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी से जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बने वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करें. और एक चीज आपको मेरे को बोलना है, चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बोलना है कि अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें जब भी कोई डिप्रीसिएशन का मेथड चेंज करता है ना तो आजकल उसको पॉलिसी चेंज नहीं बोला जाता है, इट इज कंसीडर्ड टू बी एन एस्टिमेट चेंज. और ये चीज AS 10 में आप पढ़ेंगे. और डिप्रीसिएशन का चेंज इसलिए प्रोस्पेक्टिवली इंपैक्टेड होता है या प्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड होता है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड नहीं होता, बिकॉज इट्स एन एस्टिमेट चेंज नॉट अ पॉलिसी चेंज. थोड़ी देर पहले हम आपको बोले थे पॉलिसी चेंजेस आर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड बट एस्टिमेट चेंजेस आर प्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड. आज आपने चेंज किया असेट का डिप्रीसिएशन WDV से SLM, तो आज जो भी उसका असेट का WDV है, जो भी वैल्यू है 40 करोड़ है, तो आज से हम SLM फॉलो करेंगे. पुराना पाप को धोने का दरकार नहीं है, वो सब ठीक है. गॉट इट? आइए लास्ट टॉपिक जिसके लिए ये AS बनाया गया. आप याद करो AS का नाम क्या था? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो कैसे डिस्क्लोज करना है, कहां डिस्क्लोज करना है, क्या क्या डिस्क्लोज करना है? आप बोलेंगे सर अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करना है. ट्रू, क्लियर. सुनिए, इंस्टीट्यूट ने बोला ऑल योर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड. अगेन सर सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, मटीरियल, वही मटीरियल जो ऊपर बताए थे थोड़ी देर पहले. तो 1, आपको अपनी सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो सिग्निफिकेंट है डिस्क्लोज करना है. 2, दे शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस. थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे कि ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड. दे शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस. सर वन प्लेस में डिस्क्लोज करने से क्या होता है? आंसर इज लोगों को एक साथ दिखाई देता है. एक साथ अगर दिखता है ना कोई भी चीज, इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है. आप अपने कमरा में सामान सब रखते हो तो इधर उधर बिखरा के रखते हो तो कितना गंदा लगता है. आप समेट के अच्छे से रखते हो तो आपको कमरे में घुसने का भी मन करता है. सेम चीज अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ कि जब भी उसको डिस्क्लोज करोगे एक जगह पे डिस्क्लोज करोगे. एंड द डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर होगा वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा होना चाहिए. वो ऐसा नहीं कि कहीं अडेंडम के रूप में कोई एक एडिशनल नोट्स के रूप में दे दिए. नो, दैट शुड पार्ट ऑफ योर नोट्स ऑन अकाउंट्स. और वहां लिखा हुआ रहना चाहिए नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सर पार्ट बनाने से क्या होता है? आप उसको इंपॉर्टेंस देते हो, आप उसको इज्जत देते हो.
जैसे आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे कॉलेजेस में कोई एक पेपर होता है वो एक्स्ट्रा ऑप्शनल टाइप का, उसका मार्क्स टोटल में ऐड भी नहीं होता है, तो लोग उस तरह के पेपर को, वो एनवायरमेंटल स्टडी टाइप के जो पेपर होते हैं, लोग उसको इज्जत ही नहीं देते। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग पॉलिसीज अनइम्पॉर्टेंट चीज नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने बोला ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, दे शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस एंड द डिस्क्लोजर शुड फॉर्म part of financial statements. This is how one should disclose their accounting policies. और एक चीज क्लियरली जान के रखिए, अकाउंटिंग पॉलिसी का अगर किसी को नॉलेज नहीं है कोई कंपनी का, तो वो फिनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक से समझ नहीं पाएगा। इसलिए इंस्टीट्यूट इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करो, डिस्क्लोज करोगे तो लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक से समझ पाएंगे, समझेंगे तो लोग ठीक से डिसीजन ले पाएंगे कि आपकी कंपनी से ट्रांजैक्शन करें, बिजनेस करें, नहीं करें। सो ये यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सो दिस इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कंप्लीटेड। समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।